नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। सिवान की धरती से उन्होंने जनता को कई सौगातें दी। दरअसल पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हालांकि इसके साथ साथ पीएम मोदी ने महागठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। उनके सरकार पर सवाल भी उठाए। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उसे भी उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, विनोद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल जी प्रवक्ता जेडीयू, अरुण यादव जी प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी प्रवक्ता कांग्रेस, राजीव रंजन जी प्रवक्ता जनसुराज पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी का ये बयान सुनवाते हैं। को आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से पीएम मोदी सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का। सौरभ जी, क्या कुछ सौगात बिहार की जनता को मिली? जी बिल्कुल, कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने आज शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने आज शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोगों को वहां पर बुलाकर, यानी प्रधानमंत्री ने मंच पर बुलाकर उनको उनके घर की चाबियां दी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि अब तक 4 करोड़ लोगों को उनको घर मिल गया है। और इस पर उन्होंने हाथ उठाकर ताली भी बजवाई कि आप मेरे पीछे बोले कि अब तक कितने लोगों को उनका घर मिला है। और उन्होंने पूरा आंकड़ा भी बताया कि अब तक 4 करोड़ लोगों को उनका घर मिल गया है और आने वाले दिनों में ये सिलसिला रुकेगा नहीं, यानी बढ़ता ही जाएगा। और आने वाले दिनों में 3 करोड़ गरीब लोगों को उनका घर मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आरजेडी पर और कांग्रेस पर जमकर हमला किया, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, जंगल राज का मामला हो, परिवारवाद का मामला हो। सभी मुद्दों को लेकर उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने बिहार के युवाओं को यह भी कहा कि आजकल अलग अलग हथकंडों के जरिए आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता
माफ करेंगे, कहीं से आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि सौरभ जी जो को भी छोटी बातों को म्यूट कर लीजिए प्लीज, कहीं से आवाज आ रही है। जी बिल्कुल, तो सौरभ। वही मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से सावधान रहने की जरूरत बताई है बिहार के युवाओं को। उन्होंने कहा कि अलग अलग हथकंडों के जरिए आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेता आपको रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भूलिएगा मत कि जंगल राज में क्या होता था, कैसे दुकानदारों के दुकान पर ताले लगे नजर आते थे, कैसे उनसे रंगदारी मांगी जाती थी। तो निश्चित रूप से जंगल राज के दिनों की याद प्रधानमंत्री ने दिलाई। भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि किस तरीके से परिवारवाद, चाहे आरजेडी के अंदर हो या कांग्रेस के अंदर हो, विकास नजर नहीं आता इन लोगों के नेताओं को, केवल परिवारवाद नजर आता है। तो कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने मन से कहा साफ, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विकास बिहार में तभी शुरू हुआ जब यहाँ पर एनडीए की सरकार बनी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। उसके बाद ही विकास की जो पटरी है उसको गति मिलना शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से कई चीजों का बखान जो है प्रधानमंत्री ने किया, और इशारों इशारों में उन्होंने जंगल राज की भी बात कही, भ्रष्टाचार की भी बात कही, और उन्होंने यह भी बिहार के युवाओं को समझाने का, बताने की कोशिश की कि लालू राबड़ी शासन काल का जो जंगल राज था वह कैसा था। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी का। विनोद जी, जनता को कई सौगातें मिली है, तो क्या लगता है आपको जनता का मूड क्या रहेगा इस बार? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, शुभकामना देंगे कि बिहार के लिए 10,000 करोड़ की अभी इस बार सौगातें दी है, और निश्चित रूप से बिहार के प्रति उनका प्रेम हमेशा बना रहा है, और अभी भी उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए आगे भी हम करते रहेंगे। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उन्हें बधाई दी है, और पूरे बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री को सर माथे पर उठाए हुए है। आज विशाल जनसमूह, दुनिया ने देखा कि कितनी बड़ी भीड़ थी। आज जसौली में, सिवान में अभूतपूर्व भीड़ हुई है। इसलिए स्पष्ट है कि जनता क्या चाहती है। जनता ने बता दिया आज ही कि जनता एनडीए गठबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, और हमारा काम बोल रहा है। हम बातें नहीं बनाते हैं, न कोई आरोप लगाते हैं। हमने जो काम किया वही बताया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वही बातें सबके सामने रखी है, और बिहार की जनता हमारी बातों पर विश्वास करती है, क्योंकि हमने काम करके, जब भी मौका मिला है हमने काम करके दिखाया है। बिहार आज प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है। आज बिहार बहुत आगे निकल चुका है। आज देखिए, एम्स हो, स्वास्थ्य सेवा हो, या शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, आज बिहार के किसी कोने में 2 से ढाई घंटे में आप किसी भी जिले में पहुंच सकते हैं। ये साधारण बात नहीं है। पूरे दिन लग जाते थे पहले जाने में। पहले सड़क खोद दिए जाते थे लालू जी के रिजीम में कि पुलिस उनके घर तक, अपराधियों के घर तक न पहुंचे। हॉस्पिटल और स्कूलों में जानवर बांधे जाते थे। लेकिन आज वो सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। जनता ने निश्चित रूप से आशीर्वाद दिया है बार बार कि बिहार का विकास होता रहे, और निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव होगा हमारे पक्ष में पूर्ण रूप से होगा, और जनता पूरी तरह से फिर से आशीर्वाद देगी, और एनडीए की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। मोदी जी इस बार 5 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 5वीं बार आए हैं, और जब भी आए हैं बिहार को काफी सौगात मिला है, और निश्चित रूप से बिहार की जनता काफी खुश है। बिहार के लोगों की आर्थिक आय बढ़ी है। करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोग अभी जो गरीबी रेखा से बिहार में ऊपर आ गए हैं। ये साधारण बात नहीं है। हर लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी, नौकरियों की बाढ़ आ गई है बिहार में, तो इसे क्या कहा जाएगा। इसलिए बिहार की जनता हमारी बातों पर विश्वास कर रही है, और हमें जो अवसर दिया है हम उसका पूरा सबूत दे रहे हैं, पूरे सबूत के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए जनता का आशीर्वाद बना रहेगा, और विपक्ष आरोप लगाते रहेगा। चलिए ठीक है विनोद शर्मा जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार जी का। अरुण जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से पीएम मोदी ने
हमला बोला है, निशाना साधा आरजेडी और कांग्रेस पर। साफ साफ ये जनता के बीच कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है कि आप लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। देखिए सभा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज ये पहली सभा बिहार में नहीं हुई और हमें लगता है 2014 के बाद से अभी तक 5 चुनाव हो चुके हैं। 5 चुनाव को अगर देखेंगे तो अब तक 200 बार बिहार आ चुके और सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का वही घिसा पिटा कैसेट वो बजाते हैं, वही झूठ और जुमला की बारिश करते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शानदार तरीके से अपनी सरकार का बचाव कर रहे थे, उपलब्धियां गिना रहे थे। ये तो बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और नरेंद्र मोदी जी भी लगातार आ रहे हैं। क्या हुआ 2014 में जो उन्होंने वादा किया था देश और प्रदेश की जनता से, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। 11 साल से केंद्र में सरकार है, 22 करोड़ नौकरियां होती है। महंगाई कम करने की बात कही थी, आज तक महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई दिन प्रतिदिन और बढ़ते जा रही है, कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है बिहार की जनता, देश की जनता। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या हुआ? कितना विदेशों से काला धन आया और प्रत्येक नागरिक के खाते में अभी तक कितना रुपया दिया अभी तक नहीं बता रहे हैं। उन्होंने कहा था किसानों की आय 2 गुनी होगी, अभी तक नहीं हुआ है। 2022 की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को पक्का मकान, परिवार को पक्का मकान मुहैया कराएंगे, लेकिन अभी तक मुहैया नहीं करा पाए हैं। बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है और आप देखिए ना नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है। हर मामले में बिहार अंतिम पैदान पर, साक्षरता दर में भी अंतिम पैदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पैदान पर, गरीबी के मामले में अंतिम पैदान पर, भूखमरी के मामले में अंतिम पैदान पर, आय के मामले में प्रत्येक व्यक्ति देखे तो अंतिम पैदान पर। हाँ, 1 नंबर में क्या है? भ्रष्टाचार में बिहार, बेरोजगारी में पलायन का दंश झेल रहा है। भारत सरकार का आंकड़ा है 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं, चूंकि यहाँ रोजगार है ही नहीं बिहार में। तो ये लंबी चौड़ी प्रवचन दे रहे हैं बिहार वासियों से, जो प्रोमिस किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, बिहार को विशेष पैकेज देंगे, बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, अभी तक नहीं किए। हाँ, परिवारवाद पर लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन अगल बगल सारे परिवारवादी पार्टियों को बिठाए हुए हैं। परिवारवादी पार्टियों के सहारे केंद्र में प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? और हाल में यहाँ जो एनडीए की सरकार है, जमाई आयोग, तमाम नेताओं के दामाद को आयोग में सेट कर दिया। उन आयोग में जो सेट किया गया है, रंगलाल जी के दामाद को, बाजी जी के दामाद को, अशोक चौधरी के दामाद को, उन दामादों को कम से कम प्रधानमंत्री जी आज सम्मानित करते मंच पर तो कितना अच्छा होता। तो इस पर नहीं बोलेंगे। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में 12 से अधिक वंशवादी नेता मिनिस्टर हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अरे अब जुमलाबाजी चलने वाला नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये बिहार है। बिहार की जनता ने अब तय कर लिया है कि बहुत हो चुका। भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा बिहार की राजनीति में चलने वाला नहीं। अब तेजस्वी यादव जी की मुद्दे की राजनीति चलेगी। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई की राजनीति चलेगी और बिहार की जनता ने उस पर भरोसा किया है। इसीलिए तो तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता का आखिरी उम्मीद है, आशा का किरण है। और आपने देखा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश तेजस्वी यादव जी को देने का काम किया। वो अलग बात है, इन लोगों ने शासनादेश के बल पर सरकार बनाने का काम किया। अब तो इस बार
इनको तो बिहार की जनता सबक सिखाएगी, तैयार बैठी है। हर सर्वे भी आ रहा है, सी वोटर का सर्वे देख लीजिए, अन्य एजेंसी का सर्वे, और बता रहा है सर्वे कि बिहार में अब की बार तेजस्वी सरकार, चूंकि सबकी पसंद तेजस्वी यादव जी, चूंकि इन लोगों ने बिहार में भी सरकार है, बेरोजगारी का हब बनाने का काम किया। अब इनको बोलना चाहिए ना अपराध पे, शर्म क्यों लगता है अपराध पे बोलने में? अब तो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हवाई फायरिंग होता है, नेता प्रतिपक्ष के आवाज के बाहर अपराधी फायरिंग करते हैं। प्रत्येक दिन जो है, ऐसा एक भी दिन नहीं है, एक भी जिला नहीं है जिस दिन दर्जनों हत्याएं नहीं होती, दर्जनों राउंड गोलियां नहीं चलती। तो ये है बिहार, खून से लथपथ बिहार। तो ये चीज बोलना चाहिए ना। और जहां आज प्रधानमंत्री भाषण देने गए थे सभा जी, और लालू जी के कार्यों को बताना चाहिए। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी रेल मिनिस्टर थे, उसी प्रमंडल में 3 रेल कारखाना देने का काम किया। आज जो भी डेवलपमेंट है वहां लालू यादव जी का देन है, ये बोलना चाहिए ना। जेपी विश्वविद्यालय का गठन करने का काम किया, उन्होंने क्या किया? 20 साल से बिहार में सरकार उनकी, और 11 साल से केंद्र में सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी, झूठ परोसने का काम किया। अब बिहार की जनता ऐसे लोगों के जाल में फंसने वाली नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसलिए समाजी बिहार की जनता तैयार बैठी है ऐसे झूठ के सरदार को सबक सिखाने के लिए। अब बिहार में कुछ भी कर ले नरेंद्र मोदी जी, यहाँ दिन रात जनसंपर्क अभियान वो करें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। हो गया, बहुत हो गया। इसलिए इनको अबरी बिहार की जनता सबक सिखाएगी। ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे, और भी लोग हमारे साथ है तो सीधे उनका रुख करना चाहूंगी किशोर कुणाल जी का। किशोर जी, सुनने में आ रहा है कि अब किसी चीज का कोई असर, कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता को आखिरी उम्मीदें तो सिर्फ तेजस्वी यादव से है। किशोर जी, माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। मैं सुन रहा हूँ। सभी को नमस्कार जी। नहीं, माइक पे अनम्यूट है। आवाज जा रही है क्या? जी जी, अब अनम्यूट हो गया। तो अरुण बाबू लगातार बोलते हैं। सभी को नमस्कार, खासकर सौरभ बाबू को। अगर आप होते हैं तो डिबेट का स्तर ही बदल जाता है। तो मैं चाहता हूँ हर डिबेट में आपका होना जरूरी है। और अरुण बाबू लगातार बोलते हैं, ये 45 मिनट बोलेंगे, आपका शो खत्म हो जाएगा, इसलिए बीच बीच में अन्य लोगों को भी समय देते रहिए, ये भी बोले। बोलिए बोलिए और किशोर जी, और जब ये बोलते हैं, जी, जब ये बोलते हैं तो ना इनके पास फैक्ट होता है ना फिगर होता है। बेरोजगारी के लिए प्रति व्यक्ति आय के लिए नीति आयोग का रेफरेंस देते हैं, और जब बात करते हैं बिहार का कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, तो इसके लिए कोई आयोग का रेफरेंस नहीं देते। मुझे लगता है लारा आयोग का रेफरेंस दे रहे होंगे ये। तो खैर अरुण बाबू, देखिए फैक्ट से भागिए मत। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। 12 तारीख को पटना एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था। 2022 से लेकर 2025 के बीच, मई से लेकर जनवरी से मई के बीच के अपराध का उन्होंने मूल्यांकन करके आम जनता को बताने का प्रयास किया था, जिसमें बताया गया था कि हत्या हो, डकैती हो या अन्य मुद्दे हो, हर मुद्दे में बिहार पुलिस बेहतर परफॉर्म कर रही है और अपराध का मामला घटा है। तो अरुण जी जो भी बोल रहे हैं, इनकी बातें बनावटी हैं, फैक्ट और फिगर से कोई लेना देना नहीं है। और जब हम लोग इनका जवाब देना शुरू करते हैं तो ये सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। हमेशा से होता है, हर डिबेट में होता है। जहां तक बिहार की बात है, बिहार के विकास की बात है, बिहार में डबल इंजन की सरकार, रियल मायने में, सही मायने में डबल इंजन की सरकार शायद कोई टेक्निकल इशू है। मिलता होगा जब देश के साथ बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच कोई अंतरकला नहीं है, हमारे बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, और हम लोग सिर्फ जनता को ध्यान में रखकर प्रतिदिन नए योजनाओं को लाने का काम करते हैं, उसका क्रियान्वयन करवाने का काम करते हैं, उसका मूल्यांकन करने का काम करते हैं, ताकि आम जनता को डबल इंजन की सरकार का
अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जहां तक अरुण बाबू के जो सवाल का जवाब है, तो अरुण बाबू हर मुद्दे पे लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हैं। आपको डीजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 16 तारीख को किया गया है बिहार के डीजीपी का, उसको भी मंगवा कर पढ़ना चाहिए। और लगता हो कि डीजीपी साहब गलत बोल रहे हैं तो उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। तो सच है कि आप बोलेंगे तो नहीं, सिर्फ हवा में उछालेंगे अपनी बातों को, और जब जवाब दिया जाएगा तो आप फिर से सब्जेक्ट को चेंज करके अलग अन्य सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। जी चलिए ठीक है किशोर जी, सीधे रुख करना चाहूंगी राजीव रंजन राय जी का। राजीव जी, पीएम मोदी ने कई तरह की सौगातें दी है जनता को, ये तो काफी अच्छी बात है। नहीं दे रहे हैं। राजीव जी माइक म्यूट पे हैं जी। आई एम ऑडिबल? क्या मैं, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी यस मैं बोल यस रहा हूँ, राजीव जी, यू आर ऑडिबल नाउ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले भी बहुत सारी सौगातें दी हैं। ये जब भी बिहार में चुनाव आता है, इनको बिहार की याद आ जाती है और ये सौगातें देने लग जाते हैं। पहले भी इन चीनी मिल खोलने की सौगातें 1.5 लाख करोड़ की सौगात दे के जा चुके हैं, पर धरातल पे हुआ क्या है? पिछले 20 साल से आप देखेंगे लगभग एनडीए की सरकार बिहार में है। इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्कूल सारे, सबसे पहले हम प्राइमरी बात करेंगे, जो उसमें आता है सबसे पहले स्कूल शिक्षा, ये सबसे बुनियादी चीज है। सरकारी स्कूल आज के तारीख में खिचड़ी के अड्डे बन गए हैं। ग्रेजुएशन हमारे 3 साल में पूरे नहीं होते। रोजगार का आलम यह है कि भेड़ बकरी की तरह बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं और वहां पर बिहारी होने पर बेइज्जती हो रही है, उनको पीटा जा रहा है, उनको हर उस चीज से गुजरना पड़ रहा है जो कोई भी गुजरना नहीं चाहेगा। आप दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, पलायन के मामले में, पलायन जो बिहार में हो रहा है, इसका सबसे मुख्य कारण अभी की सरकार है। मोदी जी एक ही चीज की राग लगाए लगे हुए हैं कि ये कांग्रेस और राजद आई। कांग्रेस और राजद को छोड़िए, 20 साल से आप हैं प्रदेश में। जो लड़का 2001 में 2000 इनकी जब सरकार आई थी 2005 में, जिसने अगर बर्थ जन्म लिया होगा, वो नाउ ही इज एडल्ट, वो अब बड़ा हो चुका है, वैसा हो चुका है। उसके लिए क्या किया आपने? जब वो स्कूल गया तो उसे खिचड़ी खाने को मिला, पढ़ाई से दूर। जब वो कॉलेज गया तो उसका ग्रेजुएशन टाइम पे नहीं हुआ। जब उसे रोजगार चाहिए थे तो रोजगार था नहीं, यहाँ से भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में लद के वो बाहर गया। मोदी जी ने धरातल पे हर जगह ये फेल है। अब बात करते हैं धरातल की। आप किसी भी जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, अब मैं डाटा की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर सारे यहाँ पर जितने भी प्रवक्ता बैठे हैं सब बिहार से हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके दे दिए, कोई भी अगर बड़ा नेता अगर सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराता है तो मुझे बताइए। कोई भी बड़ा अधिकारी, बड़ा पैसा वाला बिजनेसमैन अगर बिहार में अपने बच्चों को यहीं के सदर अस्पताल में, चाहे यहाँ के प्राइवेट अस्पताल में ही मैं बोल रहा हूँ, इलाज कराता है तो हमें बताइए। यहाँ के खुद के मुख्यमंत्री, यहाँ के सारे नेता बाहर चले जाते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा स्वास्थ्य का क्या हाल है। चीनी मिल, मैंने कुछ देर पहले ही बताया, आपने सौगात की बात की है। सौगात पिछली बार भी दिए गए थे क्योंकि चुनाव थे, सौगात अभी भी दिए जाएंगे क्योंकि चुनाव है, और आगे भी जब चुनाव आएगा तो सौगात दिए जाएंगे। पर धरातल पर इसको उतारा जा रहा है कि नहीं? आप मोदी जी के भाषण को, बिहार में जो दिए हुए भाषण को और मोदी जी के गुजरात में दिए हुए भाषण को सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंपेयर कीजिए। आपको उसमें प्रायोरिटाइजेशन का अंतर पता लगेगा कि क्या दिया जा रहा है बिहार को। बिहार को दी जा रही है ट्रेनें, क्यों? क्योंकि लद के आप बाहर जाइए, मजदूरी कीजिए। बिहार को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ट्रेनें दी जा रही है कि आप यहाँ से चालू होंगी, मुंबई जाएंगी, दिल्ली जाएंगी, वहां से आप इसमें जाइए, भेड़ बकरियों की तरह लद के वहां मजदूरी कीजिए और 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए वहां गाली सुनिए और बेइज्जत हुई है। धरातल पे यही है। आप, मैं किसी डाटा, और रही बात डाटा की, तो मैं आप डाटा बताता हूं। पर कैपिटा इनकम 66,000 रुपीज है बिहार की। आप उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, 5,000 में कोई भी मुझे बता सकता है क्या 5,000 रुपए में महीना निकल सकता है? मोदी जी इसका जवाब देना। मोदी जी इसका जवाब, 5,000 रुपए में क्या? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो नेशनल देश का जो है वो हमारा 56% है, बिहार का 43.4% है। ये 2022-23 का डाटा है। ये नीचे क्यों है मोदी जी, ये बताएं। सौगात देने से नहीं हो रहा। सौगात हमने 1.5 लाख, ये तो 10,000 करोड़ इस बार तो मैं कभी सुन रहा हूं, ये तो मेरे को लगा था इस बार 2,500 करोड़ बोल के जाएंगे, क्योंकि पिछली बार 1.5 लाख करोड़ बोला था। ये तो इन्होंने कम ही बोला है। 10,000 करोड़ तो मेरे को लगता है पिछली बार के हिसाब से काफी कम है। पर जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पे वो अपना जवाब दे। 20 साल से तो वो खुद है। मैंने कहा जब वो पहली बार एनडीए की सरकार इस प्रदेश में बनी थी 2005 में, तब उस समय अगर किसी बच्चे ने, बालक ने अगर जन्म लिया होगा तो आज की डेट में वो एडल्ट हो गया है। इसलिए वो काम के तलाश में है, वो रोजगार के तलाश में है, न अगर पढ़ रहा है तो पढ़ाई के तलाश में है। कोई भी आप
स्टैंड हाई लेवल की या बढ़िया किसी उसकी यूनिवर्सिटी अगर सेटअप हुई है तो आप बता दीजिए। कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी कंपनी यहाँ पर सेटअप हुई है तो बताइए। बिजनेस समिट अगर बिहार में हो रहे हैं तो आप मुझे बताइए। अभी भी हमारी ज्यादा से ज्यादा जो डिपेंडेंस है वो सेल्फ डिपेंडेंस है, वो खुद से लोग रोजगार अपना कर रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर है। तीसरी कोई चलिए भी ठीक चीज है, ऐसी तीसरी व्यवस्था पैदा नहीं की गई है। चलिए ठीक है राजीव जी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी के पास भी कुछ सवाल है तो उनका रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले कमल कमलेश जी का रुख करूंगी, फिर सौरभ जी का रुख करूंगी। कमल कमलेश जी, तो क्या होने वाला है इस बार? क्या महागठबंधन के घर में एनडीए बाजी मार लेगी? सभा जी, जब जब मोदी जी आते हैं, कथनी करनी में अंतर से खुलकर खेल रहे हैं ये। देश नहीं हम बिकने देंगे कहकर बेच रहे हैं ये। फंसी हुई जनता फिर भी मक्कारों के जाल में, कैसी लूट मची है देखो इनके शासनकाल में। ये जब भी आते हैं जुमला देने का काम करते हैं, और बिहार की जनता को इन्होंने जो है कुछ नहीं दिया है। मोदी सरकार ने हमेशा से बेचने का काम किया है। इन्होंने अभी तक एक भी पीएसयू नहीं बनाया, लेकिन अब तक 23 पीएसयू को जो है प्राइवेटाइज कर चुके हैं, जिससे जो लाभान्वित होते थे आरक्षण में या किसी भी तरह की नौकरी में, उनको नहीं मिल रहा है, और उनको रोकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जो है देश बिहार की जो हालत है, लगभग 95 लाख से अधिक परिवार हर दिन सिर्फ 200 रुपये कमा के जिंदा रह रहे हैं। उसमें से राज्य में लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 40 रुपया रोज, और 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 67 रुपया रोज पे अपनी जीविका चला रहे हैं। तो अब समझना पड़ेगा इस बिहार की जनता को कि जो मोदी जी के शासनकाल में लगभग 20 साल और 11 साल जो डबल इंजन की सरकार बिहार में उन्होंने चलाने का काम किया, किस गति से उन्होंने इस डबल इंजन की सरकार को चलाया कि हम लोग फॉरवर्ड नहीं होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए हैं। तो ये समझना पड़ेगा। अभी बिहार में जो है रोज लगभग 953 अपराध जो है प्रतिदिन हो रहे हैं। यहाँ पेपर लीक की समस्या बिहार में आम है। भर्ती के नाम पर जो है विद्यार्थियों को धोखा दिया जा रहा है। लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेला जा रहा है। तो ये सब समझना पड़ेगा। और जहां अभी वो आए हैं, वहां पिछले बार जब आए थे तो उन्होंने 600 करोड़ देने का वादा किया था। अब तक तो उन्होंने दिया नहीं, अभी उन्होंने लाखों का ये कर दिया। और अभी जो बिहार में वर्तमान 20 साल के शासनकाल में लगभग 65,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है बिहार में, ये समझना पड़ेगा। और 25,000 से लगभग ज्यादा बलात्कार किया गया है यहाँ पे। तो ये सरकार जो है सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इस बार जनता जाग चुकी है और समझ चुकी है कि जो ये सरकार है, एनडीए सरकार, जिनको आदरणीय तेजस्वी जी ने बहुत अच्छा कहा, नेशनल दामाद आयोग बना दिया इन लोगों ने, तो हम लोग देख रहे हैं। और संजय झा की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में जो है सरकारी वकील भी बनाया गया। तो समझना पड़ेगा कि ये देश जो है आरएसएस के डंडे से चल रहा है, और बिहार भी उसी में हाका जा रहा है। और साथ में जेडीयू के जो है, जेडीयू की भी गोलबंदी जो है आरएसएस के साथ है, ये स्पष्ट रूप से ये प्रतीत हो रहा है। जो अशोक चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि आरएसएस कोटा से जो है हमारे दामाद को जो है यहाँ पे आयोग में जगह मिला। तो अब समझना पड़ेगा कि जेडीयू और बीजेपी दोनों एक ही खेमे के आदमी हैं। यदि हमको बीजेपी को हराना है तो जेडीयू को भी मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, और भ्रमित होने की बात नहीं। और ये लोग भीड़ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। पिछले बार जब आए थे मोदी जी तो पूरी तरह से इनका कार्यक्रम फ्लॉप रहा। इस बार इन्होंने क्या किया, सेविका सबको जो है बस में भर भर के लाए हैं, सरकारी खर्चे पे उन सबको लाया गया और जबरदस्ती लाया गया। अभी तक मैं देख रहा था विभिन्न कमल कमलेश जी फायदा तो हुआ ना, कमल कमलेश जी फायदा तो हुआ ना। 10 करोड़ योजनाओं का अगर शिलान्यास और उद्घाटन होता है तो ये बिहार के लिए तो अच्छी बात है ना।
बिल्कुल, मैं इसको मानता हूं, यदि घोषणा हो रही है और उस पर अमल यदि हो तो ये बिहार और बिहारियों के लिए अच्छी बात है, इसका फायदा बिहारियों को मिलेगा। लेकिन ये करते कहाँ है सौरभ जी? ये तो सिर्फ जुमले देने का काम करते हैं और नहीं, सिर्फ कई दिग्भ्रमित करते हैं योजनाओं का तो बिहारियों को। उद्घाटन भी हुआ ना, कई योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ, तो वो चीजें हुई तभी तो उद्घाटन हुआ। आने वाले 20 सालों में इन लोगों ने बिहार में कई घोषणाएं की और कईयों का उद्घाटन किया। क्या वो अभी भी अच्छा, जो ठीक है है, उस पे काम शुरू हुआ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है कमल कमलेश जी, थोड़ा हम विनोद जी से सवाल करेंगे। विनोद जी, मुझे ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से या यूं कहें कि 11 जून से, जिस दिन लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था, उस दिन से ये मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहेब का अपमान किया। मुझे लगता है कि आपने भी वो वीडियो देखा होगा, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो दलितों का हमेशा से अपमान करते आए हैं और आज भी उन्होंने किया है, तो वो माफी नहीं मांगेंगे। मुझे ये बताइए कि वो उस वीडियो को आपने भी देखा होगा, उस वीडियो को देखकर ऐसा किस तरह से आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब का अपमान किया है? थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दें। सौरभ जी, हमने ही नहीं, पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा है, आपने भी देखा है, आप ही के चैनल पर चला है, सारे चैनलों पर चला है। लालू प्रसाद जी पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हुए हैं और उनके पैर के नीचे में वहां कुर्सी पर रखा गया उनका मूर्ति, फोटो रखा गया बाबा साहब। कुर्सी इसे क्या कुर्सी कहा पर नहीं जाए? रखा गया विनोद जी, वही मैं जो भी कह है, रहा हूँ। उनके पैर के सामने था, उनके पैर के सामने नहीं था, नहीं सारा नहीं दुनिया ने नहीं देखा नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ विनोद जी, मैं बताता हूँ। लालू प्रसाद यादव अपने पैर को एक टेबल पर रखे हुए थे और आराम से वो बैठे हुए थे। कोई अगर उनका कार्यकर्ता या नेता बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति को लेकर आया और वो पीछे मतलब बगल में खड़ा होकर वो मूर्ति के साथ वो फोटो खिंचवाता है और उसके बाद वो फोटो लेकर चला जाता है। फोटो खींचा जाता है लालू सौरभ जी, प्रसाद सामने रख के, यादव को पीछे नहीं मुझे रखा लगता गया। है लालू प्रसाद यादव को मुझे लगता है क्लिप ये आपके भी पास नहीं पता हो, सारी विनोद जी, लालू प्रसाद यादव को ये भी नहीं पता होगा कि वो मूर्ति या फोटो किसका था। देखिए, लालू जी पूर्ण स्वस्थ है, ऐसा मत कहिए, अभी पूर्ण स्वस्थ है, वो सारा चीज जानते हैं, वो सब चीज देखते हैं, वो सोए हुए में भी सब चीज देखते रहते हैं, हम लोग भी जानते हैं लालू जी को। वो सारी चीजों को देख रहे थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, और वो अगर माफी मांग लेते तो छोटा नहीं हो जाते। दुनिया में बवाल मचा, सारा दुनिया ने देखा, चर्चा हुई, पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन उनका अहंकार देखिए, माफी तो गलती के बाद मांगनी जाती है ना। ना गलती, इससे बड़ी गलती क्या हो गई? हमारे पैर के सामने कोई महापुरुष का फोटो हो और कोई कहे कि फोटो खिंचवा रहे हैं पैर के सामने रख के, पीछे नहीं था सौरभ जी, अभी भी क्लिप उपलब्ध है, पैर के बगल सामने था, वो सामने फोटो खींचा गया है, जहां पैर पर पैर रखे हुए हैं, ऊपर चढ़ाए हुए हैं कुर्सी पर, वहां पर फोटो सटा के खींचा गया है। तो ये तो दुर्भाग्य है, लालू जी का भी दुर्भाग्य है, जो मसीहा गरीबों के कहते हैं और गरीबों के मसीहा का अपमान करते हैं दलितों का, क्योंकि उनके स्वभाव में शामिल है। उन्होंने नरसंहार, अच्छा, चलिए, दर्जनों नरसंहार दलितों को करवाया, इसी बिहार में करवाया था, आप भूल रहे हैं? कभी भी दलितों को देखने नहीं गए, नरसंहार होने जाते थे कभी? विनोद जी, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे, जन सुराज पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शायद उन्होंने भी वो वीडियो क्लिप देखी होगी। राजीव रंजन जी, बिल्कुल आपने देखी है वो वीडियो? आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहेब का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है? जी, मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि उन्होंने दलितों का अपमान किया। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अपमान का मतलब यह नहीं होता है कि आप उनके विरुद्ध में चाहे उनके खिलाफ में कुछ बोले। उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो बॉडी गेस्चर था, जब आपको पता है कि वो आदमी मूर्ति के साथ फोटो खिंचवा रहा था, तो कम से कम आपके अपने पैर समेट लेने चाहिए थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, हम लोग एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जब हमारे माय लॉर्ड आते हैं तो हम लोग खड़े हो जाते हैं,
अगर कुछ वकील खड़े नहीं रहते तो माय लॉर्ड उसी समय दे रेप्रीमांड, उसी समय डांटा जाता है कि आप महामहिम का अपमान कर रहे हैं सिर्फ बैठे रहने पे। ये महापुरुष थे हमारे भीमराव बाबा अम्बेडकर। इनको अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना बॉडी गेस्चर हल्का सा भी अगर शो ऑफ किया होता, थोड़ा रिस्पेक्ट शो किया होता, तो इसमें कोई बातों से ही अपमान नहीं होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी गेस्चर से भी अपमान होता है। घर में कोई भी बड़े आते हैं, हम भी अगर टेबल पर पैर करके बैठते हैं तो अगर कोई बड़ा आता है तो तुरंत आदमी पैर नीचे करके खड़ा हो जाता है। उस लहजे से, उस हिसाब से लेकिन अगर हम देखेंगे कि कोई बड़ा आया तभी तो, जब लालू प्रसाद यादव ने फोटो ही नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वो फोटो किसका है, उसके बाद ये आरोप लगाना कि उन्होंने अपमान किया, ये कहां तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनके कमरे में, उनके कक्ष में उनसे कोई मिलने जा रहा है और वो क्या लेके जा रहा है, क्या है उसके हाथ में। आपने वीडियो देखा है, वो कक्ष में एक आदमी नहीं, सैकड़ों आदमी एक एक करके जा रहे थे और उसमें एक आदमी वो फोटो लेकर गया। बिल्कुल, आपने बोला कि आपने वीडियो देखा है। हाँ बिल्कुल देखा है वीडियो। उस कक्ष में वो जब आप किसी भी, लालू जी जिस स्तर के नेता है, जब भी उनसे कोई मिलने जाता है, उनको बताया जाता है बाकायदा, ये इस जिले से हैं, ये हैं प्रभारी हैं, जो भी है उनका जो भी है, वो उनको बता के ही उनसे मिलवाया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बिना मिले। उस दिन उनका जन्मदिन था, सैकड़ों लोग मिल रहे थे, किसी का परिचय पूछा नहीं जा रहा था, एक एक करके सब उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, उनके साथ सेल्फी ले रहे थे और उसके बाद वापस जा रहे थे। चलिए ठीक है, कमल कमले जी आप मुझे बताइए। एक लाइन और मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक लाइन। मैं समझ गया आपकी बातों को। कमल कमले जी, आपने वीडियो देखा है, आपको लगता है लालू प्रसाद यादव ने अपमान किया है बाबा साहब का? सौरभ जी, मैंने इस पे डिबेट भी किया। लालू जी ने कोई भी अपमान नहीं किया। उनका जो नेचर था, उसके नेचर के अनुकूल वो बैठे हुए थे और बहुत स्पष्ट था कि कोई आया और वो फोटो खिंचवा के चला गया, वो भी बैक साइड से। तो उनका पैर सामने ही था, उनका बैठने का वो तरीका है। इस पे हम लोग जो है अननेसेसरी इसको तूल देने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनकी कोई मंशा नहीं थी। बस उन्होंने इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि उन्होंने तलवार से केक को काटा। मैंने उस दिन भी स्पष्ट कहा कि सामंतवाद के खिलाफ उन्होंने तलवार का इस्तेमाल किया। चलिए ठीक है कमल कमले जी, अरुण जी से छोटा सा जवाब ले लेते हैं, समय की कमी। अरुण जी। लालू यादव ने अगर बाबा साहेब का अपमान किया है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए, इसमें परेशानी क्या है? देखिए सौरभ जी, आपने विस्तार से जो सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, वो इधर उधर की बात करने लगे। ये लोग हमको उन्होंने कहा कल तक नहीं, वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री तक अगर आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मैटर बन चुका है, बड़ा इशू बन चुका है। तो मुझे लगता है कि अब माफी मांग लेनी चाहिए लालू प्रसाद यादव को। नहीं, अगर हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा अपमान किया जाता तो निश्चित तौर पे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, हम लोगों के डीएनए में बाबा साहेब का अपमान नहीं है, दलितों पिछड़ों अकलियतों का अपमान डीएनए में नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के डीएनए में है। लोकसभा के अंदर में आपने देखा अमित शाह जी ने किस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया, लेकिन आज तक माफी नहीं मांगा। सुन लीजिए ना। लेकिन अरुण जी, अगर पैरों के पास भी अगर फोटो आता है, वो बाबा साहब का फोटो है, लालू प्रसाद यादव ने, चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए नहीं देखा, देखिए, लेकिन ये भी तो अपमान है ना, अगर कोई कार्यकर्ता या नेता की तरफ से ही किया गया। नहीं, अपमान वो भी नहीं सौरभ भाई, आप भी जानते हैं। अब स्पष्ट रूप से आपने बहु सवाल जो पूछा, सच्चाई वही था, उनके हाथ में है, हाथ में लगातार। लेकिन इन दृष्टिहीन लोगों को दिखाई नहीं पड़े
धर्म और धर्म की राजनीति करने वाले को, तो इसमें मेरा क्या? वो बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कौन बाबा साहब के मूर्तियों को लगातार तोड़ने का काम कर रहा है, कौन उनके विचारधारा को कुचलने का काम कर रहा है। लेकिन अरुण जी, प्रधानमंत्री ने आज बोला, अरुण जी प्रधानमंत्री ने आज बोला, बाबा साहब तो मेरे दिल में, हम उनको पैरों में नहीं रखते, हम उनका अपमान नहीं करते, वो हमारे दिल में रहते हैं। बिल्कुल नहीं, उनके डीएनए में बाबा साहेब का अपमान है, संविधान का अपमान है, दलितों का अपमान है, कहने से नहीं होता है। पहले वो लोग आत्मसात करें उनके विचारों को। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने तो आत्मसात करने का काम किया है और बाबा साहेब के विचारों को गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया, स्थापित करने का काम किया। ये प्रमाण पत्र संघ के लोगों से हमें नहीं लेना है, क्योंकि आज तक पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया 65%, उसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। ये बताए ना कौन सा काम बिहार ने किया। आज अगर विनोद जी से आखिरी सवाल ले लेते हैं। अरुण जी है तो लालू यादव जी ने स्थापित किया है, उनके नाम से यूनिवर्सिटी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने रखने का काम किया। अरुण जी समय की कमी है, अरुण जी समय की कमी, आखिरी सवाल ले लेते हैं विनोद जी से। विनोद जी, अरुण जी कह रहे हैं जब अपमान ही नहीं किया तो फिर माफी किस बात? देखिए, ये लोग कभी नहीं मानेंगे। इनके कार्यकर्ता भी जानते हैं लालू जी के नेचर को कि महापुरुषों को पैर के नीचे रौंदते हैं, इसलिए उनके पैर के सामने ले जाकर रखा। इनके फितरत में शामिल है महापुरुषों का अपमान, कोई नई बात नहीं है। ये लोग राष्ट्रपति का चौराहे पर, याद कीजिए, राष्ट्रपति के चुनौती करने वाले लोग हैं, ये लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। क्या बात करेंगे? ये मैंने कहा ना कि दलितों का लगातार नरसंहार करवाए थे लालू जी, कभी भी उनकी खैर लेने नहीं गए और इस तरह के काम करते रहेंगे। चलिए विनोद जी, अरुण जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभा निश्चित रूप से पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री आज तीसरी बार बिहार दौरे पर आए थे और आज उन्होंने करीब 10,000 करोड़ की सौगात जो है वो बिहार वासियों को उन्होंने दी। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है तो मंच से राजनीति भी होनी ही चाहिए और होती ही रही है, कोई नई बात नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री ने मंच से जंगल राज की बात की, उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, उन्होंने परिवारवाद की बात की और जो युवा हैं उनको सचेत रहने के लिए कहा। यानी उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, जो आरजेडी है, वो अलग अलग हथकंडे अपनाकर आप लोगों के बीच आ रही है, तो आप लोग उनसे सावधान रहिए और ऐसी कोई गलती ना करें कि वो दोबारा शासन में आ जाए, सत्ता में आ जाए। अगर वो दोबारा शासन में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो फिर वही बिहार में जंगल राज होगा, फिर वही परिवार का विकास होगा, आपके राज्य का विकास नहीं होगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल पीएम मोदी सीवान दौरे पर हैं। उन्होंने जनता को कई तरह की सौगातें दी हैं, जिसके बाद से विपक्ष तमाम सवाल भी उठा रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने भी मंच से विपक्ष पर निशाना साधा है। हालांकि अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।